हर रोज अंधेरा होने से पहले रॉबर्ट अपने घर के बाहर अल्कोहल छिड़कता है ताकि उसकी गंध से वो खूंखार शिकारी इसे ढूंढ न सके। जैसे ही वह देखता है कि सूरज डूबने वाला है, वह तुरंत आर्मर शीट्स लगाकर खिड़कियां और दरवाजे सील कर देता है। लेकिन फिर भी वह खुद को वहां सुरक्षित महसूस नहीं कर पाता। दरअसल बाहर की दुनिया अब इंसानों की नहीं रही। जैसे ही रात होती है, सड़कों पर उन खूंखार जीवों का राज हो जाता है। रॉबर्ट घर के अंदर सहमा हुआ उनके गुर्राने की आवाजें सुनकर डर जाता है। आखिर कैसे एक वायरस ने सारी दुनिया को खत्म कर दिया और कैसे यह सब शुरू हुआ, जानते हैं आज की एक्सप्लेनेशन में। कहानी की शुरुआत एक टीवी इंटरव्यू से होती है, जहां डॉक्टर एलिस क्रिप्पिन पूरी दुनिया को एक बड़ी मेडिकल खोज के बारे में बताती है। वह कहती है कि उन्होंने मीजल्स वायरस को जेनेटिकली री इंजीनियर करके इस तरह बदल दिया है कि अब वही वायरस कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी को पूरी तरह ठीक कर सकता है। ये खबर जैसे ही लोगों तक पहुंचती है, वैसे ही खासकर कैंसर से जूझ रहे लोगों के बीच राहत की लहर दौड़ जाती है। लेकिन उस समय किसी को भी यह अंदाजा नहीं होता कि यही खोज आगे चलकर पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन जाएगी। इसके बाद कहानी सीधे 3 साल आगे बढ़ती है और हमें न्यूयॉर्क शहर का एक बिल्कुल बदला हुआ रूप देखने को मिलता है। वही शहर जो कभी लोगों की भीड़ और रोशनी से भरा रहता था, अब पूरी तरह सुनसान नजर आता है। खासकर टाइम्स स्क्वायर की सड़कें, जहां पहले कदम रखने की जगह नहीं होती थी, अब खाली पड़ी हैं। टूटी फूटी गाड़ियां और हर तरफ जंगल की तरह उगे पेड़ और घास ये दिखाता है कि यहाँ अब सब कुछ बदल चुका है। इसी दौरान हम रॉबर्ट नेविल को देखते हैं, जो अपने कुत्ते सैम के साथ कार में शहर के बीच घूम रहा होता है। तभी अचानक उनके सामने हिरणों का एक झुंड आ जाता है। उन्हें देखकर रॉबर्ट शिकार करने का फैसला करता है और तुरंत कार की स्पीड बढ़ाकर उनका पीछा करने लगता है। गाड़ी चलाते हुए वह कई बार उन्हें शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन तेज स्पीड की वजह से उसका निशाना बार बार चूक जाता है। कुछ ही दूर आगे जाने पर उनको रास्ता पूरी तरह ब्लॉक मिलता है, क्योंकि सड़क पर बहुत सारी गाड़ियां खड़ी होती हैं। ऐसे में रॉबर्ट को कार छोड़नी पड़ती है और वह सैम के साथ पैदल ही हिरण का पीछा जारी रखता है। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए उसे एक हिरण एक बिल्डिंग के पास खड़ा दिखाई देता है। वह सावधानी से उसके पास जाने लगता है ताकि इस बार सही निशाना लगा सके। लेकिन तभी अचानक एक शेरनी तेजी से आकर उस हिरण पर झपट्टा मारकर उसे पकड़ लेती है। यह देखकर रॉबर्ट एक पल के लिए रुक जाता है और शेरनी को शूट करके अपना शिकार वापस लेने के बारे में सोचता है। लेकिन उसी समय वहाँ एक शेर भी अपने छोटे से बच्चे के साथ आ जाता है। ये देखकर रॉबर्ट समझ जाता है कि यह एक फैमिली है। यही चीज उसे रोक देती है। उन्हें देखकर शायद उसे अपनी फैमिली की याद आ जाती है और इसी वजह से वह उन्हें नुकसान पहुंचाने का फैसला नहीं करता। वह चुपचाप पीछे हट जाता है और वहां से लौटने लगता है। तभी उसकी घड़ी में अलार्म बजता है और वह देखता है कि शाम के 5:30 बज चुके हैं। ये समय उसके लिए बहुत जरूरी होता है, इसलिए वह तुरंत सैम को लेकर अपने घर की तरफ निकल जाता है। घर पहुंचने से पहले वह सीढ़ियों पर ब्लीच छिड़कता है ताकि उसकी इंसानी गंध खत्म हो जाए और कोई भी खतरनाक चीज उसका पीछा करते हुए यहाँ तक न पहुंच सके। अंदर जाने के बाद वह सबसे पहले सैम को नहलाता है। इसके बाद वह खिड़की से बाहर देखता है कि सूरज डूबने वाला है। यह देखते ही वह जल्दी जल्दी घर के सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद कर देता है और साथ ही सभी लाइट्स भी ऑफ कर देता है। कुछ ही देर में पूरा घर अंधेरे में डूब जाता है। वह यह सब इसलिए करता है ताकि बाहर किसी को पता न चले कि यहाँ कोई रह रहा है। फिर वह अपने पास एक बंदूक रखता है और सैम के साथ बाथटब में लेट जाता है। जैसे ही बाहर अंधेरा बढ़ता है, वैसे ही बाहर से डरावनी और गुर्राने की आवाजें आने लगती हैं, जो माहौल को और भी खौफनाक बना देती हैं। इन आवाजों के बीच रॉबर्ट अपने अतीत के बारे में सोचने लगता है और यहीं से हमें एक फ्लैशबैक सीन देखने को मिलता है। इसमें दिखाया जाता है कि 3 साल पहले कैंसर के इलाज के नाम पर जो दवा लोगों को दी गई थी, उसी में एक खतरनाक म्यूटेशन हो गया था। इस वजह से लोग धीरे धीरे बदलने लगे और आखिरकार ज़ॉम्बी जैसे खतरनाक जीव बन गए। स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि आर्मी को न्यूयॉर्क शहर को क्वारंटाइन करना पड़ा। उसी दौरान रॉबर्ट अपनी पत्नी जोई और बेटी मार्ले को शहर से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा होता है। भागते हुए वह जोई से कहता है कि जितना हो सके कैश और खाने पीने का सामान साथ ले ले। इस दौरान जोई उसे अपने साथ चलने के लिए कहती है, लेकिन रॉबर्ट मना कर देता है। वह कहता है कि वह इस वायरस का इलाज ढूंढ सकता है, लेकिन इसके लिए उसे यहीं रुकना होगा। आखिर में वह अपनी पत्नी और बेटी को इवैक्यूएशन ब्रिज तक छोड़ने जाता है, जहां से उन्हें सुरक्षित बाहर भेजा जाना होता है। वहां उस वायरस से जो लोग अभी तक प्रभावित नहीं हुए होते, आर्मी सबसे पहले उनका टेस्ट करती है और फिर उन्हें सुरक्षित तरीके से शहर से बाहर भेजा जा रहा होता है। इसी प्रक्रिया के दौरान रॉबर्ट की फैमिली का भी चेकअप किया जाता है। शुरुआत में जोई का टेस्ट रिजल्ट नेगेटिव आता है, जिसे देखकर एक पल के लिए सबकी सांसें थम जाती हैं। लेकिन रॉबर्ट, जो आर्मी में एक हाई लेवल ऑफिसर होता है, स्थिति को समझते हुए सैनिकों से दोबारा टेस्ट करने के लिए कहता है। इस बार जब टेस्ट किया जाता है तो रिजल्ट नॉर्मल आता है और तब जाकर थोड़ी राहत मिलती है। इसके बाद बिना समय गंवाए रॉबर्ट अपनी पत्नी और बेटी को हेलीकॉप्टर में बैठा देता है ताकि वे सुरक्षित वहां से निकल सकें।
जैसे ही वे जाने लगते हैं उसी वक्त उसकी बेटी मार्ले सैम को उसके हाथ में थमाते हुए कहती है कि इसे अपने पास रखना, यह आपको हमारी याद दिलाता रहेगा। यह पल काफी भावुक होता है, लेकिन रॉबर्ट खुद को संभालते हुए उन्हें विदा करता है। हालांकि जैसे ही हेलीकॉप्टर उड़ान भरता है तभी हालात अचानक बिगड़ जाते हैं। पास ही उड़ रहा एक दूसरा हेलीकॉप्टर अचानक डार्क सीकर्स के हमले का शिकार हो जाता है। वे उस पर झपट पड़ते हैं और उसे खींचने लगते हैं, जिससे वह हेलीकॉप्टर नियंत्रण खो देता है। कुछ ही सेकंड में वह लड़खड़ाते हुए सीधे उस हेलीकॉप्टर से टकरा जाता है जिसमें जोई और मार्ले बैठे होते हैं, और इसी भयानक टक्कर में दोनों की मौके पर ही मौत हो जाती है। यह हादसा रॉबर्ट की जिंदगी को पूरी तरह तोड़कर रख देता है। अगले दिन सुबह रॉबर्ट अपनी दिनचर्या शुरू करता है। वह सबसे पहले एक्सरसाइज करता है, फिर फ्रेश होकर अपने घर के बेसमेंट में जाता है। यहाँ उसने एक पूरी लैब तैयार कर रखी होती है, जहाँ वह इस वायरस का इलाज ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है। इस लैब में वह चूहों पर अलग अलग तरह के प्रयोग करता है और हर बार जो भी रिजल्ट मिलता है उसे अपने लैपटॉप में सेव कर लेता है। जब वह चूहों को देखता है तो ज्यादातर चूहे उसे देखकर आक्रामक हो जाते हैं, जिससे यह साफ हो जाता है कि जो एंटीडोट उसने उन्हें दिया था वह काम नहीं कर पाया। यह देखकर रॉबर्ट काफी निराश हो जाता है, लेकिन तभी उसकी नजर एक ऐसे चूहे पर पड़ती है जो बाकी चूहों के मुकाबले बिल्कुल शांत होता है। यह देखकर वह थोड़ा चौंक जाता है, क्योंकि इसका मतलब हो सकता है कि इस बार कुछ अलग हुआ है। वह तुरंत उस चूहे को दिए गए एंटीडोट का नंबर नोट कर लेता है ताकि आगे उस पर और काम किया जा सके। अब उसे इस एंटीडोट को टेस्ट करने के लिए एक डार्क सीकर की जरूरत होती है ताकि वह जान सके कि यह इंसानों पर काम करेगा या नहीं। इसी बीच वह सैम को लेकर एक डीवीडी शॉप पर जाता है। इस जगह पर उसने पहले से ही कई पुतले रखे होते हैं, क्योंकि इस सुनसान दुनिया में इंसानों की कमी को वह किसी तरह पूरा करने की कोशिश कर रहा होता है। वह अक्सर यहाँ आकर इन पुतलों से बात करता है, मानो वे सच में उसके साथ हों। इतना ही नहीं, उसने इन सब के नाम भी रखे होते हैं, जिससे उसका अकेलापन थोड़ा कम हो सके। इसके बाद हम देखते हैं कि रेडियो पर एक ब्रॉडकास्ट चलता है, जिसमें रॉबर्ट रोज की तरह एक मैसेज देता है। वह कहता है कि अगर कोई उसकी बात सुन रहा है तो वह दोपहर में वॉशिंगटन स्क्वायर पार्क में आकर उससे मिल सकता है। वह उन्हें सुरक्षा के साथ साथ खाने पीने का सामान भी देगा। वह यह मैसेज पिछले 3 साल से लगातार दोहरा रहा होता है, लेकिन अब तक वहाँ कोई नहीं आया होता। फिर भी उसे कहीं न कहीं उम्मीद रहती है कि एक दिन जरूर कोई जवाब देगा। यही उसकी और सैम की रोज की जिंदगी बन चुकी होती है। इसके बाद एक दिन हम देखते हैं कि रॉबर्ट एक फाइटर जेट के ऊपर खड़ा होकर गोल्फ खेल रहा होता है, जो इस सुनसान दुनिया की अजीब हकीकत को दिखाता है। तभी अचानक सैम सतर्क हो जाता है और एक दिशा में ध्यान से देखने लगता है। ये देखकर रॉबर्ट भी चौकन्ना हो जाता है और तुरंत अपने स्नाइपर के स्कोप से उस दिशा में देखता है। तब उसे गाड़ियों के बीच से गुजरता हुआ एक हिरन दिखाई देता है और इसे देखते ही दोनों फिर से उसके पीछे निकल पड़ते हैं। उन्हें देखते ही हिरन घबराकर भागने लगता है और उसी पल रॉबर्ट और सैम भी उसके पीछे दौड़ पड़ते हैं। दौड़ते दौड़ते वह हिरन एक पुराने वेयरहाउस के अंदर घुस जाता है और सैम बिना सोचे समझे उसके पीछे अंदर चला जाता है। सैम को अचानक अंदर जाते देख रॉबर्ट थोड़ा सतर्क हो जाता है और तुरंत उसे ढूंढने के लिए अपनी राइफल पर लगी टॉर्च ऑन करता है। जैसे ही टॉर्च की रोशनी अंधेरे को चीरती है, उसकी नजर सामने दीवार पर पड़े खून के धब्बों पर जाती है। ये देखकर उसका दिल एक पल के लिए बैठ जाता है, क्योंकि उसे डर लगता है कि कहीं यह खून सैम का तो नहीं। इसी चिंता में वह धीरे धीरे आगे बढ़ता है और खून के निशानों को देखते हुए सीढ़ियों से ऊपर एक कमरे की तरफ जाता है। ऊपर पहुंचकर उसे वह हिरन मरा हुआ दिखाई देता है, जिससे थोड़ा साफ हो जाता है कि यह खून इसी हिरन का है। लेकिन जैसे ही वह टॉर्च को थोड़ा इधर उधर घुमाता है, उसे अंधेरे में कई ज़ोंबीज एक साथ खड़े नजर आते हैं। ये दृश्य देखते ही वह तुरंत अपनी टॉर्च बंद कर देता है ताकि उनकी नजर उस पर न पड़े और बहुत सावधानी से पीछे हटने लगता है। इसके बाद वह दूसरे कमरे की तरफ जाता है और वहां सैम को ढूंढने लगता है। कुछ ही देर में उसे सैम एक टेबल के नीचे डरा सहमा खड़ा दिखाई देता है। उसे सही सलामत देखकर रॉबर्ट को थोड़ी राहत मिलती है। वह धीरे से सैम को अपने पास बुलाता है और उसे लेकर बाहर निकलने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे ही वे बाहर की तरफ बढ़ते हैं, अचानक एक ज़ोंबी उन पर हमला कर देता है। यह सब इतना अचानक होता है कि रॉबर्ट और सैम तुरंत भागने लगते हैं। वह ज़ोंबी भी उनके पीछे पीछे दौड़ता है और इसी दौरान वह रॉबर्ट की गर्दन पर काट लेता है। अगले ही पल बिना समय गंवाए रॉबर्ट उस ज़ोंबी के साथ दूसरी मंजिल से बाहर कूद जाता है। जैसे ही वे बाहर गिरते हैं, सूरज की तेज रोशनी उस ज़ोंबी पर पड़ती है और उसकी स्किन जलने लगती है। वह दर्द से तड़पने लगता है और कुछ ही पलों में मर जाता है। यह देखकर रॉबर्ट के दिमाग में तुरंत एक आइडिया आता है। उसे पहले से ही एक डार्क सीकर की जरूरत थी ताकि वह अपने एंटीडोट का सही तरीके से परीक्षण कर सके। इसी सोच के साथ वह वेयरहाउस के बाहर एक ट्रैप सेट करता है। वह एक छोर जमीन पर रखता है और दूसरे छोर को एक गाड़ी से बांध देता है। इसके बाद वह सैम को गाड़ी में रुकने के लिए कहता है और खुद आगे बढ़ता है। वह अपने खून को एक इंजेक्शन से निकालता है और उसे एक टेस्ट ट्यूब में भरकर ट्रैप के बीच रख देता है। फिर वह जानबूझकर उस टेस्ट ट्यूब को तोड़ देता है ताकि खून की गंध फैल सके। खून की गंध पाकर एक ज़ोंबी
अपने ऊपर काला कपड़ा ओढ़कर सावधानी से बाहर आता है और धीरे धीरे उस जगह तक पहुंचता है। जैसे ही वह ट्रैप के करीब आता है वह उसमें फंस जाता है और हवा में लटक जाता है। मौका मिलते ही रॉबर्ट उसे बेहोश कर देता है। लेकिन इसी दौरान एक और ज़ोंबी जो शायद उससे जुड़ा हुआ होता है उसे बचाने के लिए बाहर आने की कोशिश करता है। वह अपनी जान की परवाह के बिना आगे बढ़ता है, लेकिन तेज धूप की वजह से वह बाहर नहीं आ पाता और वहीं खड़ा होकर गुस्से में जोर जोर से चिल्लाने लगता है। यह देखकर रॉबर्ट समझ जाता है कि इन जीवों में अभी भी कुछ भावनाएं बाकी हैं। इसके बाद वह उस बेहोश ज़ोंबी को उठाकर अपनी लैब में ले आता है ताकि उस पर एंटीडोट का टेस्ट कर सके। वह एक लेडी ज़ोंबी होती है और उसे देखकर रॉबर्ट को यह एहसास होता है कि जो दूसरा ज़ोंबी उसे बचाने की कोशिश कर रहा था वह शायद उसका साथी रहा होगा। इसके बाद रॉबर्ट वही दवा जो उसने चूहे पर इस्तेमाल की थी उस ज़ोंबी पर ट्राई करता है और साथ ही उसकी हार्ट बीट और बाकी रीडिंग्स को मॉनिटर करने लगता है। मशीन की रीडिंग्स देखकर वह चौंक जाता है क्योंकि उसकी सभी रीडिंग्स सामान्य से काफी ज्यादा बढ़ी हुई होती हैं। इसी बीच उसकी नजर उस ज़ोंबी के शरीर पर बने एक तितली के टैटू पर जाती है जो उसे कुछ अलग सा महसूस कराता है। इसके बाद वह उसे एंटीडोट का इंजेक्शन देता है। कुछ ही देर में उसकी पल्स और हार्ट बीट धीरे धीरे नॉर्मल होने लगती है, जिसे देखकर रॉबर्ट को उम्मीद की एक किरण नजर आती है। लेकिन तभी अचानक वह ज़ोंबी होश में आ जाता है और उस पर हमला करने की कोशिश करता है। हालांकि कुछ ही सेकंड में वह दोबारा बेहोश हो जाता है और मशीन की सारी रीडिंग्स अचानक 0 पर आ जाती हैं। ये देखकर रॉबर्ट पूरी तरह टूट जाता है क्योंकि एक बार फिर उसका प्रयोग असफल हो जाता है। इसके बाद वह उसे दोबारा वायरस देकर वापस उसी हालत में ले आता है और अगली सुबह वह रोज की तरह घर से बाहर निकलता है। वह फिर से वॉशिंगटन स्क्वायर पार्क में जाकर किसी के आने का इंतजार करता है, लेकिन आज भी वहाँ कोई नहीं आता। काफी देर तक इंतजार करने के बाद जब वह वापस लौटने लगता है तभी उसकी नजर एक अजीब चीज पर पड़ती है। वह देखता है कि डीवीडी शॉप में रखे हुए पुतलों में से एक पुतला अब अपनी जगह पर नहीं है बल्कि सड़क के बीचों बीच खड़ा है। यह देखकर रॉबर्ट एक पल के लिए पूरी तरह हैरान रह जाता है क्योंकि वह तुरंत समझ जाता है कि यह कोई साधारण बात नहीं है। गुस्से और शक के बीच वह उस पुतले पर चिल्लाता है कि तुम यहाँ कैसे आए और बिना सोचे उस पर फायर कर देता है। गोली लगते ही वह पुतला बीच से टूटकर जमीन पर गिर जाता है। लेकिन जैसे ही रॉबर्ट उसके पास जाने के लिए आगे बढ़ता है अचानक उसका पैर एक ट्रैप में फंस जाता है, ठीक वैसा ही ट्रैप जैसा उसने एक दिन पहले खुद ज़ोंबी को पकड़ने के लिए बनाया था। इस अप्रत्याशित झटके से वह वहीं उल्टा लटक जाता है और कुछ ही सेकंड में बेहोश हो जाता है। समय बीतता है और जब उसे होश आता है तब तक शाम ढलने लगती है। उसकी आंखें खुलते ही वह देखता है कि सूरज तेजी से छिप रहा है और पास ही सैम लगातार भौंककर उसे होश में लाने की कोशिश कर रहा होता है। स्थिति को समझते ही रॉबर्ट जल्दी से अपनी जेब से चाकू निकालता है और किसी तरह उस रस्सी को काट देता है। लेकिन जैसे ही वह नीचे गिरता है उसका संतुलन बिगड़ जाता है और वही चाकू उसकी जांघ में लग जाता है। दर्द के बावजूद वह हिम्मत नहीं हारता और किसी तरह घिसटते हुए अपनी कार तक पहुंचने की कोशिश करता है। इसी दौरान उसकी नजर सामने अंधेरे में खड़े उसी ज़ोंबी पर पड़ती है जो मानो उसका इंतजार कर रहा हो। बदले की आग में वह ज़ोंबी अपने साथ ज़ोंबी में बदल चुके कुत्तों को छोड़ देता है। उस वक्त तक बिल्डिंग्स के बीच से थोड़ी बहुत धूप अभी भी जमीन पर पड़ रही होती है जिससे वे पूरी तरह आगे नहीं बढ़ पाते। लेकिन जैसे ही सूरज पूरी तरह छिप जाता है वे कुत्ते अचानक तेजी से रॉबर्ट और सैम की तरफ दौड़ पड़ते हैं। रॉबर्ट तुरंत अपनी बंदूक उठाकर उन्हें शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले कि वह सभी को रोक पाए एक कुत्ता सैम को काट लेता है। उसी वक्त दूसरा कुत्ता रॉबर्ट पर झपटता है, लेकिन सैम उसे बचाने के लिए खुद आगे आ जाता है और गंभीर रूप से घायल हो जाता है। यह देखकर रॉबर्ट पूरी ताकत लगाकर बाकी सभी कुत्तों को मार गिराता है और बिना देर किए उस अल्फा ज़ोंबी के आने से पहले ही सैम को उठाकर कार में डालता है और सीधे घर की तरफ निकल जाता है। घर पहुंचते ही वह सैम को तुरंत लैब में ले जाता है और उसे बचाने के लिए एक इंजेक्शन देता है। इसके बाद वह सैम को अपनी गोद में लेकर वहीं बैठ जाता है जैसे कोई अपने बच्चे को संभालता है। माहौल पूरी तरह शांत हो जाता है और इस खामोशी में वह उसके लिए एक लोरी गाने लगता है, शायद आखिरी उम्मीद के साथ। लेकिन धीरे धीरे सैम की हालत बिगड़ने लगती है, उसकी आंखों का रंग बदलने लगता है और यह देखकर रॉबर्ट समझ जाता है कि अब वह भी ज़ोंबी में बदलने वाला है। यह पल उसके लिए बेहद दर्दनाक होता है क्योंकि इतने सालों में सैम ही उसका एकमात्र सहारा था, एक ऐसा साथी जिसे वह अपनी फैमिली की तरह मानता था। भारी मन से और पूरी तरह टूटकर वह मजबूरी में उसका गला दबाकर उसे मार देता है। यह सीन कहानी का सबसे इमोशनल और दिल तोड़ देने वाला हिस्सा है। अगले दिन रॉबर्ट सैम की बॉडी को खुद अपने हाथों से दफन करता है। इसके बाद वह अंदर से पूरी तरह खाली महसूस करता है और शायद इसी खालीपन को भरने के लिए वह फिर से उसी डीवीडी शॉप पर चला जाता है। वहाँ वह एक पुतले के सामने बैठकर उससे बात करने लगता है जैसे वह सच में उसे सुन रहा हो। वह उससे बार बार जवाब देने की रिक्वेस्ट करता है, लेकिन चारों तरफ सिर्फ खामोशी ही होती है।
अब रॉबर्ट का मन घर लौटने का भी नहीं करता और इसी बीच अंधेरा भी पूरी तरह फैल चुका होता है। गुस्से और दर्द से भरा हुआ वह अपनी कार उठाता है और सड़क पर निकल पड़ता है। रास्ते में जो भी ज़ॉम्बी उसके सामने आते हैं वह उन्हें अपनी कार से कुचलता चला जाता है, मानो वह अपना सारा गुस्सा उन पर निकाल रहा हो। इसी दौरान उसकी कार डैमेज हो जाती है और वह बीच सड़क पर रुक जाती है। कुछ ही पलों में चारों तरफ से ज़ॉम्बी उसे घेर लेते हैं और मिलकर उसकी कार को पलट देते हैं। अब रॉबर्ट पूरी तरह असहाय हो जाता है। तभी अल्फा ज़ॉम्बी धीरे धीरे उसके पास आता है और उसे काटने ही वाला होता है कि अचानक तेज रोशनी वहां फैल जाती है। यह यूवी लाइट होती है जिसकी वजह से सभी ज़ॉम्बी तुरंत पीछे हट जाते हैं और वहां से भागने लगते हैं। रॉबर्ट उस वक्त आधा बेहोश होता है और धुंधली आंखों से देखता है कि कोई लड़की उसे वहां से बचाकर ले जा रही है। बेहोशी की हालत में ही वह धीमी आवाज में अपना एड्रेस बताता है और साथ ही उसे कहता है कि घर पहुंचने से पहले सीढ़ियों पर अल्कोहल या ब्लीच जरूर स्प्रे कर देना ताकि वे सुरक्षित अंदर जा सकें। लेकिन उस औरत को उस वक्त समझ ही नहीं आता कि रॉबर्ट क्या कह रहा है, क्योंकि वह आधा बेहोश होता है और ठीक से बोल भी नहीं पा रहा होता। इसके बाद अगली सुबह जब रॉबर्ट की आंख खुलती है तो वह खुद को अपने ही घर के सोफे पर पाता है। एक पल के लिए वह कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन तभी किचन की तरफ से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं जिससे वह तुरंत सतर्क हो जाता है। वह धीरे से अपनी बंदूक उठाता है और संभल कर किचन की तरफ बढ़ता है। जैसे ही वह अंदर पहुंचता है वह देखता है कि डाइनिंग टेबल पर एक छोटा लड़का बैठा है जिसका नाम एथन होता है और पास में उसकी माँ एना खाना बना रही होती है। यह देखकर रॉबर्ट थोड़ा शांत होता है और बंदूक को साइड में रखकर उनसे पूछता है कि वे लोग कौन हैं। तब एना उसे बताती है कि उन्होंने उसका रेडियो मैसेज सुना था और उसी वजह से वे वॉशिंगटन स्क्वायर पार्क में पूरा दिन उसका इंतजार करते रहे। लेकिन जब वह वहां नहीं आया तो वे वापस लौटने लगे। तभी रास्ते में उन्होंने देखा कि बहुत सारे ज़ॉम्बी रॉबर्ट पर हमला कर रहे हैं और उसी वक्त उसने उसे बचाकर यहाँ तक पहुंचाया। इसके साथ ही एना यह भी बताती है कि वे लोग पहाड़ों की तरफ जा रहे हैं क्योंकि वहाँ ठंड की वजह से इस वायरस का असर लोगों पर नहीं हुआ है। वह चाहती है कि रॉबर्ट भी उनके साथ चले, लेकिन यह बात सुनते ही रॉबर्ट गुस्से में आ जाता है और साफ कहता है कि ऐसी कोई सुरक्षित जगह नहीं है। वह यह भी कहता है कि वह इस शहर को छोड़कर कहीं नहीं जाएगा जब तक वह ज़ॉम्बीज़ को फिर से इंसान बनाने वाला एंटीडोट तैयार नहीं कर लेता। इसके बाद एना उसकी टांग में लगी चोट के बारे में पूछती है और तभी रॉबर्ट गहराई से सोचने लगता है। उसे याद आता है कि ज़ॉम्बीज़ का दिमाग काम नहीं करता, फिर भी एक ज़ॉम्बी ने बिल्कुल सही तरीके से ट्रैप लगाकर उसे फंसा लिया था। वह सोचता है कि बिना सोचने की क्षमता के कोई ऐसा कैसे कर सकता है। इन सब बातों को जोड़ते हुए उसे एहसास होता है कि शायद इन डार्क सीकर्स में धीरे धीरे सोचने और प्लान करने की क्षमता विकसित हो रही है। इसी दौरान उसे एना की बात याद आती है कि पहाड़ों में ठंड की वजह से वहां के लोग इस वायरस से बचे हुए हैं। ये सोचते ही उसके दिमाग में एक नया आइडिया आता है। वह तुरंत उठता है और बेसमेंट में अपनी लैब में चला जाता है जहां वह उस पकड़ी गई ज़ॉम्बी के चारों तरफ बर्फ भर देता है ताकि यह देख सके कि ठंड का उस पर क्या असर पड़ता है। इसके बाद धीरे धीरे शाम होने लगती है और रॉबर्ट फिर से अपने रोज के रूटीन में लग जाता है। वह घर के सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद करने लगता है ताकि अंधेरा होने से पहले सब सुरक्षित हो जाए। इसी बीच एना फिर से उससे पहाड़ों पर चलने की बात करती है, लेकिन रॉबर्ट इस बार भी साफ मना कर देता है। तब एना उसे समझाने की कोशिश करती है। वो कहती है कि तुम 3 साल से हर दिन वॉशिंगटन पार्क में इंतजार कर रहे थे, लेकिन कल ही ऐसा क्यों हुआ कि मैं वहां आई और उसी दिन तुम्हारा ज़ॉम्बीज़ से सामना भी हुआ और मैं तुम्हें बचाकर यहाँ तक ले आई। वह उसे कहती है कि इन सब चीजों को एक साथ सोचो, शायद ये सब यूं ही नहीं हो रहा, शायद हमारा पहाड़ों की तरफ जाना ही किसी बड़ी योजना का हिस्सा है। रॉबर्ट उसकी बातों को सुन ही रहा होता है कि तभी बाहर से अजीब सी गुर्राने की आवाजें आने लगती हैं। ये आवाजें सुनते ही वह तुरंत सतर्क हो जाता है और एना से कहता है कि सभी लाइट्स बंद कर दें। उसे समझ आ जाता है कि डार्क सीकर्स उनका पीछा करते हुए यहाँ तक पहुंच गए हैं। दरअसल पिछली रात जब एना रॉबर्ट को बचाकर लाई थी तभी उन ज़ॉम्बीज़ ने उसका पीछा किया था और उसी दौरान अल्फा ज़ॉम्बी को यह पता चल गया था कि उसकी साथी को कहाँ रखा गया है। रॉबर्ट खिड़की से बाहर झांक कर देखता है और पाता है कि कई डार्क सीकर्स उसके घर पर हमला करने के लिए तैयार खड़े हैं। हालांकि वह पहले से ही उनके लिए कुछ इंतजाम कर चुका होता है। वह तुरंत घर के बाहर लगी सारी लाइट्स ऑन कर देता है ताकि उन्हें रोका जा सके, लेकिन डार्क सीकर्स उन लाइट्स को तोड़ते हुए अंदर घुसने लगते हैं। स्थिति बिगड़ती देख रॉबर्ट तुरंत बाहर लगाए गए बम को रिमोट से एक्टिवेट करता है, जिससे जोरदार धमाका होता है और कई ज़ॉम्बी उसी में जलकर खत्म हो जाते हैं। लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ होता। तभी अचानक एक ज़ॉम्बी उस पर झपटता है और उसे मारने की कोशिश करता है। रॉबर्ट उस ज़ॉम्बी के शरीर में स्क्रू ड्राइवर घुसा देता है।
हालांकि वह ज़ॉम्बी तुरंत नहीं मरता, बल्कि उल्टा रॉबर्ट को ही उठाकर दूर फेंक देता है। यह देखकर रॉबर्ट समझ जाता है कि ये पहले जैसे कमजोर नहीं रहे। वह तुरंत अपनी बंदूक उठाकर उस पर फायर करता है और उसके पीछे भागता है, लेकिन वह ज़ॉम्बी खिड़की से कूदकर बाहर निकल जाता है, मानो यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई, बल्कि अब और खतरनाक होने वाली है। इसके बाद रॉबर्ट तुरंत एना को ढूंढते हुए कमरे की तरफ जाता है। वहां पहुंचकर वह देखता है कि एना और एथन दोनों एक टेबल के नीचे छिपकर बैठे हुए हैं। तभी अचानक छत टूटने की आवाज आती है और एक ज़ॉम्बी सीलिंग तोड़कर अंदर घुस आता है। ये देखकर तीनों बिना कोई आवाज किए वहीं छिपे रहते हैं ताकि उनका ध्यान उनकी तरफ न जाए। इसी बीच रॉबर्ट धीरे से खिड़की से बाहर झांककर देखता है और वहां का नजारा देखकर वह समझ जाता है कि अब हालात बहुत बिगड़ चुके हैं। बाहर अल्फा ज़ॉम्बी खड़ा होता है और उसके साथ कई सारे डार्क सीकर्स मौजूद होते हैं। जैसे ही वह इशारा करता है, सभी ज़ॉम्बी एक साथ घर के अंदर घुसने लगते हैं। स्थिति को देखते हुए रॉबर्ट तुरंत फैसला लेता है और तीनों नीचे बेसमेंट की लैब में चले जाते हैं। वहां वे उस बुलेट प्रूफ शीशे वाले कमरे में जाकर छुप जाते हैं, जो अभी तक सबसे सुरक्षित जगह होती है। अंदर पहुंचकर रॉबर्ट की नजर उस लेडी ज़ॉम्बी पर जाती है और वह देखता है कि उसकी हालत पहले से थोड़ी बेहतर लग रही है, जैसे वह धीरे धीरे रिकवर कर रही हो। यह देखकर रॉबर्ट के चेहरे पर उम्मीद की झलक आती है, क्योंकि उसे लगता है कि उसकी बनाई हुई दवा शायद काम कर रही है। लेकिन तभी बाहर से धमाके और आवाजें तेज होने लगती हैं और कुछ ही पलों में सारे ज़ॉम्बी वहां तक पहुंच जाते हैं। अल्फा ज़ॉम्बी आगे बढ़कर उस बुलेट प्रूफ ग्लास को तोड़ने की कोशिश करने लगता है। रॉबर्ट उसे देखकर फिर से चिल्लाता है कि उसने इलाज खोज लिया है और वे सब ठीक हो सकते हैं। लेकिन इस बार अल्फा ज़ॉम्बी अचानक रुक जाता है। वह ध्यान से उस शीशे को देखता है जहां दरारें मिलकर एक बटरफ्लाई का आकार बना रही होती हैं। यह देखकर रॉबर्ट को एहसास होता है कि अल्फा ज़ॉम्बी यहाँ अपनी साथी को लेने आया है, वही लेडी ज़ॉम्बी जिस पर वह प्रयोग कर रहा था। अब रॉबर्ट को समझ आ जाता है कि इन ज़ॉम्बीज में सिर्फ हिंसा ही नहीं बल्कि भावनाएं भी बची हुई हैं। ये समझते ही वह अपनी बंदूक नीचे रख देता है और उस लेडी ज़ॉम्बी को दी जा रही दवा भी हटा देता है। इसके बाद एना दरवाजा खोलती है और रॉबर्ट उस लेडी ज़ॉम्बी को बाहर ले जाता है। जैसे ही वह उसे ज़ॉम्बीज के हवाले करता है, एना तुरंत दरवाजा बंद कर देती है। बाहर खड़े ज़ॉम्बीज रॉबर्ट पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी अल्फा ज़ॉम्बी उन्हें रोक देता है। उसी वक्त वह लेडी ज़ॉम्बी भी होश में आ जाती है और अपने साथी को पहचान लेती है। दोनों को एक दूसरे के साथ देखकर रॉबर्ट समझ जाता है कि उनके बीच भी एक रिश्ता और भावनाएं हैं। इसके बाद अल्फा ज़ॉम्बी अपनी साथी को उठाता है, एक पल के लिए रॉबर्ट की तरफ देखता है और जोर से चिल्लाता है, मानो वह अपनी भावनाएं जाहिर कर रहा हो। रॉबर्ट भी उसकी इस भावना को समझते हुए धीरे से उसे सॉरी कहता है और फिर इस समझ के साथ कि शायद वह अब तक गलत दिशा में सोच रहा था, रॉबर्ट अपनी रिसर्च को छोड़ देता है। अगले दिन सुबह होते ही वह एना और एथन के साथ उस पहाड़ी जगह की ओर निकल पड़ता है जहां अब भी जिंदगी बाकी है। इसी अलग और भावनात्मक क्लाइमैक्स के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आज की एक्सप्लेनेशन यहीं समाप्त होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपका एक एक सब्सक्राइब हमें ऐसे ही नई और दिलचस्प कहानियां आपके लिए लाने की प्रेरणा देता है। हम जल्द ही मिलेंगे अगली वीडियो में एक और रोमांचक और जबरदस्त कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।